सरकार कह रही है कि मजदूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मजदूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए, तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। तो मुझे कोई बताए कि मजदूरों की सुरक्षा का कानून समाप्त करके मजदूरों की भलाई कैसे हो सकती है। 20 लाख करोड़ और मंत्रियों की हालत ये है कि उनको ये तक नहीं पता है कि देश में 80 करोड़ परिवार नहीं है। देश में 80 करोड़ परिवार होते तो देश की आबादी जो है 350 करोड़ से ज्यादा जाती। लोगों को पता नहीं कि देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। हजारों लाखों मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। अगर मैं जेएनयू में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मजदूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। तो वो जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए मजदूरों को लेकर के समाज में, वो कॉन्शियसनेस हमारे समाज में नहीं है। शायद यही वजह है कि जब पटरी पे मजदूर कट जाते हैं तो लोग व्यवस्था से सवाल पूछने की बजाय कहते हैं कि पटरी पे सोए क्यों। और ऐसा तो नहीं है कि कोरोना महामारी चल रहा है तो बाकी बीमारियां जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए चली गई है कि नहीं अभी कोरोना है तो हम नहीं होंगे लोगों को। जिस तरह से बिना तैयारी का इतना बड़ा लॉकडाउन का फैसला लिया गया, भारत में अगर ये संस्कृति नहीं होती सदियों से तो समस्या और ज़्यादा भयंकर हो जाती। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर कहावत है कि दाएं हाथ से दान कीजिए तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जो सब लोग सहयोग में आए, इंडिविजुअल, एनजीओ, पार्टी वर्कर्स और गांव मोहल्ले के लोग, उससे समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ या कोई भी पार्टी वो सरकार का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास ही वो पावर है कि वो हर चीज़ को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकार अगर इस काम को नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा। जहाँ तक मजदूर का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, एक तो हमारे जीवन में, हमारे डिस्कशन में मजदूर कंसिडरेशन में नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं महसूस किए होंगे कि उनके जीवन के लिए नाई कितना ज़रूरी है, उनके जीवन के लिए स्वीपर कितना ज़रूरी है, कुक कितना ज़रूरी है, ड्राइवर कितना ज़रूरी है। ये अब उनको लॉकडाउन के दौरान एहसास किया होगा। तो वो जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए मजदूरों को लेकर के समाज में, वो कॉन्शियसनेस हमारे समाज में नहीं है। शायद यही वजह है कि जब पटरी पे मजदूर कट जाते हैं तो लोग व्यवस्था से सवाल पूछने की बजाय कहते हैं कि पटरी पे सोए क्यों। पटरी सोने की तो जगह नहीं होती। देखिए, ये संवेदनहीनता जो है अगर समाज में पैदा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक तरफ कहा जा रहा है, लोग खूब इस पे तालियां बजा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और इसमें मजदूरों पे जो है करोड़ों रुपया जो है खर्च किया जाएगा। उससे बुनियादी सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हम मजदूरों की भलाई कर रहे हैं, तो मुझे कोई बताए कि मजदूरों की सुरक्षा का कानून समाप्त करके मजदूरों की भलाई कैसे हो सकती है। ये सबसे बुनियादी सवाल है और ये आज नहीं शुरू हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं मौजूदा सरकार को इसके लिए सिर्फ जिम्मेवार मान रहा हूँ, ये दशकों से इस देश में हुआ है। तो कैपिटलिज्म को चलाने वाले लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको भी ये बुनियादी समझ तो होगी ही कि अगर मजदूर हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। और आप प्रोडक्शन अगर कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली उसको जब बाजार लेकर के जाएंगे तो उसको खरीदेगा कौन। जब लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक मंदी आएगी। और इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, इन घोषणाओं की समस्या ये है कि अपने मन से तो जितना भी जीरो डालना है लोग डाल दें, लेकिन ग्राउंड पे उसका क्या रूपरेखा होगा, लोगों को कैसे वो प्राप्त होगा, लोगों को कैसे मिलेंगे, इन सवालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे हम ये जानते हैं कि हमारे देश का जो स्टॉक है उसमें भूखमरी की समस्या अभी नहीं है। हमारे पास कम से कम 6 महीने का अनाज का स्टॉक है, लेकिन उसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि लोग भूख से मरना शुरू कर दिए हैं। कोरोना से मरने से ज़्यादा आज उनके सामने संकट ये है कि वो भूख से अपनी जान को कैसे बचाएं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सवाल है। टीवी पे आकर के घोषणा करना तो आसान है, लेकिन उस घोषणा को योजना का रूप दे करके ज़मीन पे लागू कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक तो ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने पैदा हुई है, मैं भाजपा के एक बड़े नेता का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। क्या ऑडिसिटी है उसको देखिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस दौर में किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष का एक आदमी आर्टिकल लिख रहा है कि विपक्ष को उसकी अपनी कैसी भूमिका निभानी चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि इस दौर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी इस बात से एक हद तक सहमत हैं कि जब देश में कोई बहुत बड़ा संकट हो
तो पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पूरे देश को इकट्ठा होकर के उस समस्या से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना महामारी जो ही आया, जो ही इस देश में लॉकडाउन लगा, तो सबसे पहले बदले की राजनीति की शुरुआत सत्ता पक्ष के द्वारा की गई। पुराने मामलों को निकाल करके न सिर्फ स्टूडेंट लीडर को बल्कि मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग करने के चलते न सिर्फ उनका न्यूज़ पोर्टल बंद किया गया बल्कि उनके ऊपर सेडिशन जैसे केस किए गए। अब ये बात अपने आप में जो है आज स्पष्ट हो चुकी है। सरकार कह रही है कि मजदूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मजदूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए, तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, बदले की राजनीति संकट के दौर में होना, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ये लगातार हो रहा है। आप जामिया के स्टूडेंट को देख लीजिए, किस तरीके से उनको पुराने मामलों में जो है बेसिर पैर के तर्क के साथ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और ख़तरनाक कानून के तहत, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार सरकार के निशाने पे देश के विश्वविद्यालय रहते हैं। ये विश्वविद्यालय निशाने पे क्यों रहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना स्वयं आपको बताता हूँ। अगर मैं जेएनयू में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मजदूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। यही हकीकत है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो इस देश की शहरों को बनाया है, सड़कों को बनाया है, वो जो आबादी है उस आबादी के बारे में लोग सोच ना सकें, उनके हक और अधिकार की बात न कर सकें। और ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय पहले पाए गए हैं, सीए एनआरसी के दौरान भी पाए गए हैं। तो सरकार को लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जो संकट है, एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा हो सकता है। ये सवाल कौन खड़ा करेगा? ये सवाल खड़ा करेंगे ये जो लोकतंत्र के भीतर किसी पार्टी के द्वारा खड़ा किए गए विपक्ष नहीं है, ये डिसेंट के फॉर्म में एक विपक्ष के रूप में आज खड़ा हुए हैं। ये अगर बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार से जब सीए एनआरसी पे सवाल कर रहे थे तो वो कोरोना पे भी सवाल करेंगे। वो ये सवाल भी करेंगे कि संबित पात्रा घर में बैठ करके मास्क सिल रहे हैं जबकि वो डॉक्टर हैं, अभी उनको जा करके हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने में मदद करना चाहिए। वो हर दिन टीवी पे बैठ करके बिना सिर पैर की बात करके सरकार को कुतर्क से जो है सही साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर कफील, जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, जो अलग अलग समस्याओं के दौरान, चाहे बिहार में बाढ़ आई हो, चाहे बिहार में चमकी बुखार आया हो, वो खड़ा होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। और सिर्फ राजनीति नहीं बदलेगी, ऑफिस का कल्चर बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों का सोशल बिहेवियर बदल जाएगा। और मुझे तो एक बात जो बार बार लग रही है, जो इस दौरान बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं बोली जा रही है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश में मानसिक तनाव जो है एक सबसे बड़ा महामारी का रूप धारण करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये, चूँकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में पहले से थी, इकॉनमी का जिस तरीके से आज दिवाला निकला है, जिस तरीके से लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, मुझे लगता है कि मानसिक तनाव जो है बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। तो आगे लॉकडाउन के बाद क्या होगा, फिर से प्रोटेस्ट खड़ा हो जाएगा, मुझे ये संभावना थोड़ी छीन लगती है। ये संभावना मुझे ज़्यादा प्रबल लगती है जिस वजह से हमेशा अपोजिशन को काउंटर किया जाता है, टारगेट किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ, एक पोस्टर जो है वो इंटरनेट पे घूमना शुरू हुआ, कुछ लोगों का पिक्चर लगा करके कि ये लोग कहाँ हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग जो हैं वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी है देश को चलाना। उसके बाद सबसे भौंडी तस्वीर जो आनी शुरू हुई कि एक केला लेकर के 18 आदमी, 9 आदमी दाएं से, 9 आदमी बाएं से, और बीच में एक बेचारा एक गरीब मजदूर, उस 18 आदमी एक केला उस मजदूर को देते हुए फोटो खिंचा रहे थे। ये दोनों चीज क्यों किया गया? इसको कहते हैं एक तीर में दो शिकार करना। इसको इसलिए किया गया, पहला ये कि सरकार से लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। अगर मैं हठास आपसे पूछ दूं तो आपको भी ना याद हो, बताइए कौन है लेबर मिनिस्टर। लोगों को पता नहीं देश का लेबर मिनिस्टर कौन है, हजारों लाखों मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। इन चीजों पे सवाल कौन खड़ा कर सकते हैं? इन चीजों पे वही लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं जिनको वॉइस ऑफ डिसेंट इस देश में कहा जाता है। उस वॉइस ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक पुराने मामले में, जहां उनकी उस तरीके से कोई गलत
भागीदारी नहीं है। ठीक है, क्या है नहीं है जांच होगा, न्यायालय को अपना काम करने के लिए दीजिए, लेकिन लॉकडाउन के बीच में ऐसा क्यों करना पड़ा? जब आप कह रहे हैं कि जेल से कैदियों को छोड़ना पड़ रहा है, काहे भाई कि जेल में कोरोना ना फैल और अंडर ट्रायल्स को रिहा किया जा रहा है, न सिर्फ कि भारत में पूरी दुनिया में रिहा किया गया। और यहाँ आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को, जो बीमार लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के जो है आप जेल में बंद कर रहे हैं कि एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री लूडो खेल रहे हैं, इस पे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, और विपक्ष इस पे सवाल खड़ा करे उससे पहले उसको बदनाम भी कर दिया जाएगा। तो यही पॉलिसी दिल्ली में अपनाई गई है कि अब कौन जो है वो पता नहीं, एक मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे हैं यहाँ पे, या जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, या जो वो एक मिश्रा जी हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको बचा भी लिए। दिल्ली दंगा के पूरे मामले से उनको बचा भी लिया, और जो लोग बोल रहे थे उनको फंसा भी दिया। तो एक तीर से दो शिकार हो गया। मैं कह रहा हूँ लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हुआ है। मैं अगर बेगूसराय का एग्जाम्पल लूँ तो 2 कस्टोडियल डेथ का मामला है। एक लड़के का जो है इंटर कास्ट मैरिज का मामला था, उसको पुलिस पकड़ करके ले गई। पुलिस में उस थाने में कस्टडी में जो है उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर दूसरा लड़का जो इस मामले को उठाया, उसको भी पुलिस पकड़ करके ले गई, और ये कहा जाता है कि उसके साथ मारपीट हुई और फिर इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। आप गुजरात में देखिए, एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के ऊपर जो है वो सेडिशन का केस दर्ज किया, वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। हाँ, तो मैं इसको मैं यही चाहता हूँ। एक ही तरह से देखते हैं आप इन सब चीजों को? जी, मेरा मानना है कि इस देश में जो वॉइस ऑफ डिसेंट हैं, जो इस देश के कमजोर तबके के लोगों की हक की बात करते हैं, चाहे वो मजदूर की बात करें, चाहे वो माइनॉरिटी की बात करें, चाहे वो दलित की बात करें, चाहे इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार की बात फ्री प्रेस के ऊपर भी, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टारगेट करके उनको पकड़ा जा रहा है। और उनके पकड़ने से क्या हो रहा है, जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके भीतर डर भी पैदा किया जा रहा है कि आप अगर अभी कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लगा दिया गया। सरकार चाहे कुछ नहीं करे, लेकिन सिर्फ आकर के कुछ घोषणा कर दे तो उसकी वाहवाही होनी शुरू होती है। मैं तो कहता हूं कि किसी दिन प्रधानमंत्री आ जाएं स्क्रीन पे और कुछ ना बोलें, 2 मिनट का मौन धारण करके चले जाएंगे, फिर भी शाम को पत्रकार ये कहेंगे वाह क्या बात किया है प्रधानमंत्री ने, वाह क्या बात। उनकी खामोशी की जुबान को समझना चाहिए। खामोशी, उनके चेहरे को पढ़ते हैं आप। माने 20 लाख करोड़ और मंत्रियों की हालत ये है कि उनको ये तक नहीं पता है कि देश में 80 करोड़ परिवार नहीं है। देश में 80 करोड़ परिवार होते तो देश की आबादी जो है 350 करोड़ से ज्यादा हो जाती। इतनी बेसिक जानकारी नहीं है। और आप मुझे बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा काम कर रहा है।